प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण, अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही समांतर रेखा, तिर्यक रेखा तथा त्रिभुजों के गुणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ज्यामितीय आकृतियों में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं बिंदु की, कि बिंदु क्या होता है। ये लगाया, ये बिंदु कहलाएगा। ये लगाया, ये भी बिंदु कहलाएगा। ये लगाया, ये भी बिंदु कहलाएगा। क्या आज तक किसी ने आपसे ये कहा कि 3 सेंटीमीटर का बिंदु लगाओ, 1 सेंटीमीटर का बिंदु लगाओ? नहीं कहा ना। या इतना लंबा, इतना चौड़ा बिंदु लगाओ, नहीं कहा। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है, ना तो उसकी लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। उसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर, जैसे मैंने इस बिंदु को ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा, इस तरह से हम उनको प्रदर्शित करते हैं। तो बिंदु क्या होता है बच्चों? बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है, मतलब वह यह बताता है कि किसी वस्तु की क्या स्थिति है। तो बिंदु एक स्थिति को निर्धारित करता है। इसे प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, बिंदु की कोई बीमा नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे चित्र में 3 बिंदु लगाए गए हैं, ए, बी और सी। अब बिंदुओं से बनती है रेखा और रेखाखंड। तो सबसे पहले बात करते हैं अगले की, वो है रेखाखंड। रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा, रेखाखंड कहलाता है। परिभाषा क्या होगी? ये मान लो हमने 2 बिंदु लगाए, एक ये लगाया, एक ये लगाया, ये ए है, ये बी है, ये 2 बिंदु हैं। इसको हम एक तो सीधे जोड़ लें पटरी रख के, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको कई तरह से जोड़ सकते हैं। तो फिर उसमें से रेखाखंड कौन सा होगा? तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा इन 2 बिंदुओं को जोड़ने का, वह रेखाखंड कहलाता है। प्राय वह एक सरल रेखा होती है इनको जोड़ने वाली। तो रेखाखंड का मतलब हुआ 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता रेखाखंड कहलाता है। बच्चों, रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है। 2 बिंदु, यहाँ हमारे पास में 2 बिंदु हैं, ए और बी। 2 बिंदुओं ए कोमा बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को ए बी और उसके ऊपर एक छोटा सा रेखाखंड बना देंगे से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हुई रेखाखंड की।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रेखाखंड के अंत बिंदु भी होते हैं। अंत बिंदु मतलब जहाँ पर वो लास्ट होता है। चूँकि मैं ए और बी को मिला के रेखाखंड बना रहा हूँ, इसलिए इसके अंत बिंदु हैं ए और बी। ये बी बिंदु हो गया, ये ए बिंदु हो गया, यही कहलाएंगे इसके अंत बिंदु। तो एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। ये बच्चों अभी तक हमने बात की है बिंदु और रेखाखंड की। अब आगे बात करते हैं रेखा की। अब बच्चों रेखा क्या होती है? रेखा मतलब अगर हम रेखाखंड को दोनों ओर अनंत तक विस्तृत करें तब हमें रेखा प्राप्त होती है। तो रेखा की परिभाषा होगी जब किसी रेखाखंड को दोनों ओर बिना किसी अंत के बिना किसी अंत के मतलब उसका कभी अंत नहीं होगा। बिना किसी अंत के विस्तृत करते मतलब बढ़ाते हैं, तब हमें रेखा प्राप्त होती है। बच्चों रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, रेखा अनिश्चित होती है। मान लो एक रेखाखंड हम पहले बनाते हैं ए और बी, ये दो बिंदु हैं, मैं इनको मिला के एक पहले रेखाखंड बना लेता हूँ। ये रेखाखंड है क्योंकि इसके अंत बिंदु हैं। अब अगर हम इसे दोनों तरफ को बढ़ाएं, बी से भी आगे को बढ़ाएं और ए की तरफ को भी बढ़ाएं, और मैं इसके दोनों ओर तीर लगा देता हूं। तीर हमें यह प्रदर्शित करेगा कि ये रेखा जो है दोनों तरफ को गतिमान है, तब हमें रेखा का रेखाखंड की रेखा प्राप्त होगी। इसका नाम होगा रेखा ए बी, और इसके प्रतीक में दोनों ओर तीर का निशान हम लगा के रखेंगे। ये तो हुई बच्चों रेखा के बारे में बात। उसके बाद में आती है किरण। किरण मतलब किरणें, जैसे हम सूरज की किरणें बोलते हैं, तो हमें पता है बच्चों सूरज की किरणें सूरज से हम तक पहुंचती हैं, हम तक क्या कहीं तक भी पहुंच सकती हैं। तो वैसे ही किरण क्या होगा? किरण रेखा का एक भाग होगा। लो अगर मैं इसको यहाँ छिपा लूँ ना, इधर को बढ़ने ही ना दूँ, केवल एक तरफ को बढ़ने दूँ, तो रेखा का बन जाएगा किरण। तो किरण क्या होती है बच्चों? किरण जो होती है वो रेखा का एक भाग होता है। किरण रेखा का एक भाग होता है, मतलब वह भी रेखा से ही बनेगा, जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर, मतलब एक बिंदु से निकलेगी। जैसे बल्ब से किरणें निकलती हैं तो बल्ब हो गया हमारा एक बिंदु, सूरज से किरणें निकलती हैं तो सूरज हो गया हमारा एक बिंदु। जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती हैं, मतलब एक ही दिशा में वो आगे बढ़ती हैं। जैसे ये बिंदु है O, ये OA कहलाएगी एक किरण। ये बिंदु है B और ये बिंदु है P, तो PB ये इस दिशा में गई तो ये भी कहलाएगी किरण। उसके अलावा एक बिंदु से बहुत सारी किरणें बच्चों उत्पन्न हो सकती हैं अलग अलग दिशाओं के लिए। ये सब क्या है? किरणें।
तो वो कितनी भी दिशाओं में जा सकती है, बस इसका एक ओरिजन होगा। मान लिया वो ओ है जहाँ से वो सारी किरणें निकल रही हैं, तो किरण जैसे ओ से ए की दिशा में जाती है तो इसका नाम होगा ओ ए, ए की तरफ को तीर लगा देंगे। ये पी बी है तो इसका नाम होगा पी बी और उसके ऊपर तीर या किरण। ये है बच्चों परिभाषा किरण की। अब आगे बात करते हैं कोण की। कोण या एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। बच्चों जहाँ कोना होता है वहाँ कोण होता है, जहाँ भी कोना होगा वहाँ कोण होगा। जैसे कमरे की दीवारों के कोनों में भी कोण बनता है, जहाँ दरवाज़ा लगा होता है दरवाजे की हर गति में एक कोण बनता है। तो कोण क्या होता है? जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकलें, एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं, या ये भी लिख सकते हैं प्रारंभ होती है, तब कोण बनता है। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं बच्चों तब कोण बनता है। मान लिया एक अंत बिंदु है O, यहाँ से हम दो किरणें निकालते हैं, एक किरण मैं इधर को निकाल दूंगा, एक किसी दूसरी डायरेक्शन में, ये हो गया, और दूसरी किरण ये हो गई, ये A है ये B है। तो इनके बीच में जो ये है ना ये कहलाएगा कोण, और ये कहलाएंगी कोण की भुजा। कोण की भुजा, ये भी और ये भी, और ये कहलाएगा कोण का शीर्ष। ये होता है कोण। तो जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से निकलती हैं या प्रारंभ होती हैं तो तब कोण बनता है। कोण बनाने वाली किरणें, कोण बनाने वाली किरणों को कोण की भुजा कहते हैं, तथा जिस बिंदु से वह किरणें निकलती हैं, जैसे यहाँ O बिंदु से निकल रही हैं तो वो कहलाएगा उसका शीर्ष, तथा जिस बिंदु से किरणें निकलती हैं वह कोण का शीर्ष कहलाता है। बच्चों ये हो गया कोण। जब कोण का हम नाम लिखते हैं ना तो एक तरफ से शुरू करते हैं, A O B या B O A, या एक स्पेशल नाम मान लो मैंने यहाँ A लिख दिया तो इसको मैं कोण A भी कह सकता हूँ। तो इसका नाम क्या होगा? कोण AOB या कोण BOA या कोण A, क्योंकि A मैंने उसको स्पेशल नाम दिया है। अब बच्चों बात करते हैं कोणों के प्रकार की। कोणों के प्रकार, तो कोणों के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है बच्चों न्यून कोण, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है समकोण, इनको पिछली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर पे आता है अधिक कोण, फिर चौथे नंबर पे आता है ऋजु कोण या सरल कोण, फिर उसके बाद आता है प्रतिवर्ती कोण, उसके बाद आता है संपूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण,
और लास्ट में आता है क्या, संपूर्ण कोण। बच्चों इतने तरह के कोण हैं जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे एक एक करके। तो कौन कौन से हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण और लास्ट में संपूर्ण कोण। अब सबसे पहले बच्चों फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं, न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, तो न्यून कोण मतलब वह कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक तथा 90 अंश से कम होता है। जिसका मान 0 से अधिक होगा और 90 से कम होगा उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे एक रेखा खींच लें, आगे को झुके हुए कोण बना लेंगे तो समझो वो न्यून कोण। ये भी न्यून कोण होगा। उसके अलावा ये से थोड़ा बड़ा है, ये भी न्यून कोण ही होगा। तो इस तरह के कोणों को हम कहते हैं बच्चों न्यून कोण। 0 अंश का, 25 अंश का, 30 अंश का, 40 अंश का, 45 अंश का, वो सारे कोण क्या होंगे, न्यून कोण। उसके बाद में दूसरा आता है समकोण। समकोण मतलब बड़ा ही आसान, सीधी परिभाषा, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींच लो सीधी। उसके बाद हम चांदे की सहायता से, अभी यहाँ चांदा तो मेरे पास उपलब्ध है नहीं, तो मैं सीधे से इसमें एक कोण बना देता हूँ। ये ए ओ बी। अब यहाँ 90, जैसे मैंने इस न्यून कोण में यहाँ गोलाई में लगाया है ना, तो 90 अंश के कोण में गोलाई में नहीं लगाते हैं, तो इसको कहेंगे समकोण। उसके बाद बच्चों तीसरा आता है अधिक कोण। जैसे न्यून कोण हमने पढ़ा था वो 0 और 90 के बीच में होता है, 90 का आया तो ठीक समकोण हो गया। वैसे ही अधिक कोण आएगा 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा। तो वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम हो। मतलब है 90 से तो बड़ा होगा, 180 से ज़्यादा होगा। कुल मिला के जो पीछे की तरफ को झुका हुआ कोण होगा, जैसे आगे को झुका है ये सीधा खड़ा है, और अधिक कोण होगा पीछे को झुका हुआ। जैसे गरीब होता है ना आगे को झुका हुआ, वैसे न्यून कोण। और जो बहुत ज़्यादा पीछे को ऐट के चलता है वो अधिक कोण। तो अधिक कोण मतलब पीछे को झुका हुआ। ये हमारे समाज में चलता है, उस टाइप से मैं आपको बता दूँगा। ये लोग एक लाइन खींच ली बच्चों, थोड़ा हम इसको पीछे को झुका लें तो 180 के पहुंचने तक जितने भी कोण बनेंगे वो सब कहलाएंगे न्यून कोण। वो सॉरी अधिक कोण। न्यून कोण मतलब 90 तक पहुंचने वाले, समकोण मतलब 90 का कोण, अधिक कोण मतलब 90 से 180 तक पहुंचने वाले जितने भी कोण हैं वो कहलाते हैं अधिक कोण। अब इससे आगे बात करते हैं ऋजु कोण। अब बच्चों बात करते हैं ऋजु कोण की। ऋजु कोण मतलब 180 अंश के कोण को ऋजु कोण कहते हैं। एक सीधी रेखा खींच लेंगे और इसी कोण को हम सरल कोण भी कहते हैं। एक सीधी रेखा खींचें, बीच में बिंदु लगाएं और ये कोण का निशान बना दे तो ऋजु कोण।
सरल कोण इसलिए कहा क्योंकि सीधी रेखा खींचने से ही हमारा काम इसमें हो जाता है। उससे आगे आता है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब वह कोण जिसकी माप 180 से ज़्यादा हो, मतलब इस कोण से ज़्यादा, और पूरे चक्कर से कम, 360 से कम, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। मतलब जो कोण नीचे को झुका हो। अगर आगे को झुका है तो न्यून कोण, सीधा खड़ा है तो समकोण, पीछे को झुका है तो अधिक कोण, लेटा हुआ लाइन है मतलब लेटी हुई लाइन है तो ऋजु कोण, और नीचे को झुकी हुई लाइन है तो प्रतिवर्ती कोण। इस तरह के कोणों को कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। जैसे 185 अंश, 270 अंश, 265 अंश, 300 अंश, 340 अंश, ये सब प्रतिवर्ती कोण। संपूर्ण कोण मतलब 360 अंश के कोण को हम बोलते हैं बच्चों संपूर्ण कोण। जब किरण एक पूरा चक्कर लगा देती है और उसका एक घूर्णन कंप्लीट हो जाता है तब हम उसको कहेंगे संपूर्ण। मान लिया ओ बिंदु पे एक किरण है ओ ए, इसने अपना एक राउंड ऐसे ऐसे घूम के पूरा करके फिर से ये इसी दिशा में आ गई, तो इसको कहेंगे हम संपूर्ण कोण। अब बच्चों इसके बाद कुछ विशेष कोणों के बारे में बात करते हैं। अब इसके आगे आता है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। शीर्षाभिमुख मतलब जिनका शीर्ष आमने सामने हो। तो शीर्षाभिमुख कोण कब बनते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तब शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी बच्चों तब शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। जैसे एक रेखा ये मैं खींच देता हूँ, ये हो गई। एक दूसरी रेखा और खींच देता हूँ, ये हो गई। अब मान लिया ये रेखा ए बी थी, ये दूसरी वाली पी क्यू थी। इन दोनों ने एक दूसरे को इस ओ बिंदु पे काट दिया। अब इसमें देखो चार कोण बने हैं मेनली। एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो आमने सामने के हैं, जैसे ये ए है, इस ए के सामने है कोण बी, तो ये दोनों कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। ये मान लो सी है और इसके सामने ये डी है, तो सी और डी भी कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, मतलब जितना मान इस चित्र में कोण ए का होगा उतना ही कोण बी का होगा। तो कोण ए बराबर होगा कोण बी और कोण सी बराबर होगा कोण डी। शीर्षाभिमुख कोण के बाद बच्चों मैं बात करता हूं आसन कोण। आसन कोण मतलब जुड़े हुए कोण। मैं तो जुड़े हुए कोण ही इन्हें बोलता हूं। तो आसन कोण कब हम कहेंगे कि ये जो कोण बने हैं वो आसन कोण है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैं एक चित्र बना लेता हूं। ये चित्र बना लिया बच्चों। यहाँ ए लिखता हूँ, यहाँ बी लिखता हूँ, यहाँ सी लिखता हूँ, यहाँ ओ लिखता हूँ। अब ये कोण तुम्हें दिख रहे होंगे सभी बच्चों को बने हुए। दो कोण जुड़े हैं या तीन कोण जुड़े हैं वो आपको डिसाइड करना है। अब कब इन कोणों को हम आसन्न कोण कहेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। कब कहेंगे आसन्न कोण? तो बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ, दो कोण
आसन कोण कहलाते हैं। यदि कब कहलाएंगे? जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे, मतलब यदि उनमें तीन बातें लग जाएंगी तभी हम कहेंगे कि ये जो कोण बने हैं वो आसन कोण है। सबसे पहली बात, उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। सबसे पहली बात हमें ये देखनी है, क्या उन कोणों का कोई उभयनिष्ठ शीर्ष है। जैसे ये ओ बिंदु है ना, तो ये कोण ए ओ बी और बी ओ सी और ए ओ सी, मतलब जितने भी तुम संभावित कोण इसमें देखोगे उन सभी का शीर्ष क्या है? ओ है। पहली बात तो ये होती है। दूसरी, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, मतलब उन कोणों में एक भुजा भी क्या होनी चाहिए? उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब एक भुजा ऐसी हो जो उन दोनों कोणों में आए। अब तीसरी और आखिरी बात, उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, वह उभयनिष्ठ भुजा की विपरीत दिशाओं में स्थित हों। उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर विपरीत दिशा में स्थित हों। अब बच्चों मैं इसमें आपसे दो कोणों के बारे में डिस्कस करता हूं, कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ बी। अब हम बात करेंगे क्या ये कोण आसन कोण है या नहीं है। तो बच्चों देखो, ए ओ बी, ए ओ बी और सी ओ बी, ये दो कोण हैं। क्या सबसे पहली बात उसमें लगती है उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो? तो जब हम देखेंगे ना ए ओ बी और सी ओ बी, तो दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? पहली बात लग गई। दूसरी बात, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब हम देखते हैं जब हम ए ओ बी की बात करते हैं, सी ओ बी की बात करते हैं, तो जो ये ओ बी भुजा है ना, ये दोनों कोणों में आती है। तो चलो दूसरी बात भी लग गई, उभयनिष्ठ भुजा भी हमें मिल गई। अब तीसरी बात है, जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी नहीं है? एक ओ ए नहीं है, दूसरी ओ सी नहीं है। क्या वह उभयनिष्ठ भुजाओं के दोनों ओर विपरीत दिशा में है? अब देखो, एक भुजा तो नीचे है, एक भुजा ऊपर है, नीचे का विपरीत होता है ऊपर, और ये इसके दोनों तरफ हैं, तो तीनों बातें लग जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए ओ बी तथा कोण सी ओ बी आसन कोण है। इस तरह से बच्चों हम आसन कोण को परिभाषित करेंगे। अब आगे देखते हैं रैखिक युग्म। अब आगे है बच्चों रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या होता है? रेखा के ऊपर एक तरफ बने हुए कोणों का युग्म। तो इसकी मैं एक पहले छोटी सी परिभाषा लिख देता हूं। यदि एक किरण किसी रेखा के एक बिंदु पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने कोण रैखिक युग्म में
बने कोण कहलाते हैं। यदि एक किरण एक रेखा के किसी बिंदु पर खड़ी हो, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेते हैं बच्चों। ये हमने एक रेखा खींच दी ए बी या पी क्यू, कुछ भी नाम दे सकते हैं। रेखा है तो दोनों तरफ तीर लगा होगा। अब इसका हमने ये बिंदु लिया ओ बिंदु पे कोई हमने किरण को खड़ा किया, चाहे ऐसे खड़ा करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, कहीं को भी हम एक किरण को खड़ा कर लेते हैं। ये किरण है ओ सी। तो इस प्रकार जो बने कोण है, एक कोण ये है और एक कोण ये है। तो ये जो दोनों कोण बने हैं बच्चों, ये रैखिक युग्म कहलाते हैं। रैखिक युग्म को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं, यदि आसन्न कोण की वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं हैं, अगर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान हो या उल्टी दिशाओं में गतिमान हो, जैसे एक पूर्व को है तो दूसरी पश्चिम को है, या वो एक सरल रेखा का निर्माण करें, तब रैखिक युग्म बनता है। और बच्चों रैखिक युग्म में जो मान लिया ये इस कोण का मान ए है, इस कोण का मान बी है, तो रैखिक युग्म में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रैखिक युग्म में बने कोणों का योग 180 अंश होता है। अब बच्चों बात करते हैं इससे आगे तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या होती है? जब दो रेखाएं हमने खींच रखी है, मान लो एक यहाँ कोई तिरछी रेखा काट दे, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा के काटने से कई तरह के कोण बनते हैं, जिसको अभी हम समझेंगे। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई अन्य रेखा दो या अधिक स्थानों पर काट दे, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। अगर दो रेखाएं होंगी तो दो स्थानों पे काटेगी, तीन रेखाएं होंगी तो तीन स्थानों पे काटेंगी, चार रेखाएं होंगी तो चार स्थानों पे काटेगी, पांच रेखाएं होंगी तो पांच रेखाओं पर। जितनी रेखाओं की संख्या होगी बच्चों, उतने ही स्थानों पर वह उसको काटे, मतलब वह रेखा प्रत्येक रेखा को काटे, तब वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तिर्यक रेखा के लिए अभी मैं पीछे एक चित्र बनाता हूं। यहां हम बच्चों दो रेखाओं को लेके चलेंगे। एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। मान लिया पहली रेखा का नाम है L, दूसरी रेखा का नाम है M, और एक ये तीसरी रेखा है, इसका नाम है N। इसने इन रेखाओं को दो बिंदु पे काटा, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो N जो है वो एक तिर्यक रेखा है। यहां मैं लिख देता हूं, तिर्यक रेखा N रेखा L तथा M को दो बिंदुओं, इसको P लिख देते हैं, इसको Q, दो बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखते हैं बच्चों, जब इसने इसको प्रतिच्छेद किया तो कोण बनेंगे। जब मैं कोण पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब कोण बनते हैं। यहाँ तो तीन तीन है तो बहुत सारे बनेंगे। मैं नाम लिखता हूँ। मान लिया ये कोण 1 है, ये कोण 2, ये कोण 3, इस कोण का नाम 4, इसका नाम 5, इसका नाम 6,
इसका नाम 7 और इस कोण का नाम 8। ये लो 8 कोण तो स्पष्ट दिख रहे हैं। अब इन कोणों की स्थिति के आधार पर बच्चों 1 कहाँ बना है, 2 कहाँ बना है, 3 कहाँ बना है, 4, 5, 6, 7, 8, जिस जिस जगह पर ये कोण बने हैं उनकी स्थिति के आधार पर ही इन कोणों का नामकरण होता है। नामकरण कैसे होगा? सबसे पहले होगा संगत कोण। संगत कोण मतलब जो एक ही स्थिति में बने हो। अगर वह रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाईं ओर है तो दूसरा कोण भी रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाईं ओर होना चाहिए। जैसे कोण 1 तथा 5। 1 जो है वो रेखा L के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाईं ओर बना है। कोण 5 भी रेखा M के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाईं ओर बना है, तो ये कहलाते हैं संगत कोण। तो कोण 1 तथा कोण 5 ये संगत कोण हो गया। वैसे ही 4 और 8, कोण 4 तथा कोण 8। वैसे ही कोण 2 तथा कोण 6 ये भी संगत कोण कहलाएंगे। उसके बाद कोण 3 तथा कोण 7 ये भी कहलाएगा संगत कोण। उसके बाद बच्चों तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तिर्यक रेखा ये हो गई M, इसके एक ही तरफ बने हुए कोण हैं 1, 4, 5 और 8। अब अंतः की बात होगी तो ये हो गया अंतः, अंदर की तरफ। बाह्य की बात होगी तो ये हो गया बाहर और ये हो गया अंदर। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण वो होंगे कोण 4, कोण 5। ये तो अंतःकोण हो गए। और बाह्य कोण कौन से होंगे? इधर तो हो गए 4 और 5 और दूसरी तरफ हो गए कोण 3, कोण 6। ये सब अंतःकोण है। और बाह्य कोण हो गए कोण 1, कोण 8 और कोण 2 और कोण 7। उसके बाद तीसरा कोण आता है एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतः मतलब Z में बने हुए कोण भी हम इसको बोलते हैं। जैसे ये देखो ये तो 3 और 5, 4 और 6। 3 का एकांतर अंतःकोण होगा 5, 4 का एकांतर अंतःकोण होगा बच्चों 6। तो कोण 3, कोण 5 तथा कोण 4, कोण 6 ये है एकांतर अंतःकोण। और चौथा है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण, बाह्य मतलब 1 का एकांतर बाह्य होगा 7। 1 इधर है, 8 तो उसी तरफ बना है तो वो तो होगा नहीं, तो 1 का 7 होगा, 2 का 8 होगा। तो कोण 1 तथा कोण 7, कोण 2 तथा कोण 8। कोण 1 का एकांतर बाह्य 7 होगा, कोण 2 का एकांतर बाह्य होगा 8। बच्चों ये वो कंडीशन है जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अब कल आगे इसका एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि जब एक तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटे तब क्या कंडीशन बनती है, और त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है। धन्यवाद बच्चों।